हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करके जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा कुछ चीज़ें बची नहीं है। जैसे एक चीज़ तुम देख रहे हो सामने कि एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब हाइड्रोक्सी एसिड्स पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि अल्फ़ा, बीटा, गामा। इसके आगे की हम बात नहीं करेंगे, इन तीनों की ही बात करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ अल्फ़ा हैलो एसिड्स हैं, तो अल्फ़ा हैलो एसिड्स मतलब जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये समझो ये है तुम्हारे पास। तो मान लो ये दो हैं, तो व्हाट हैपेंस इज इफ़ वी हीट देम दे फॉर्म दिस CO, इस तरीके का कुछ बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी। यहाँ तो जैसे इस वाले के अगर मैं कहूँ तो O आएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकंड रुको, C ये वाला तो इधर हो गया, इधर पे क्या आएगा, CH आएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है। और इस पे आ जाएगा O, और यहाँ पे फिर CH3 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट विल गेट फॉर्म्ड। तो इसे बनाना कैसे है, देखो ये जो हैं 1, 2 और 3, ये तीन इसका यही तीन दूसरे वाले के तुम्हें जोड़ देने हैं। देखो CH और O, CH और O, और फिर CCO, ठीक है। यही तीन दूसरे वाले के, तो ये जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास एक हेक्सागोनल रिंग वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर तुम बीटा वाले को हीट करते हो, बीटा हाइड्रोक्सी को, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर तुम हीट करते हो तो यू विल गेट 2, जैसे CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये OH है। अगर तुम इसे हीट करोगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं हमेशा उसमें वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, डिहाइड्रेट, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इधर क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। और थर्ड विच इज़ गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स। जो गामा हाइड्रोक्सी एसिड होंगे हमेशा उसमें क्या होगा, जैसे CH3 CHOH CH एक मिनट, अल्फ़ा बीटा गामा CH2 CO। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो ये मिलके एक हेक्सागोनल रिंग बना लेंगे। मतलब ये इसमें इंटरनली वाटर कह रहा हूँ, ये एक सेकंड रुको, COOH है यार, वाटर, और यहाँ तो ये लैक्टोन्स जिसको कहते हैं वो बनाते हैं। लैक्टोन्स मतलब साइक्लिक एस्टर्स। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, CH2, यहाँ पर CH3 है, ये O आ जाएगा, और इधर पे क्या आएगा, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 ही हुआ ना फिर तो, H2O। हाँ, तो ये 5 वाला आएगा, नॉट एग्जैक्टली 6 वाला, ये आएगा 5 वाला रिंग, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो इसको चाहे तो तुम इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लैक्टोन बन जाते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। गॉट इट। अच्छा, अगर मान लो यही चीज़ देख, मान लो हैलो एसिड्स हों और उसको मैं NaOH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्शन ऑफ aqueous NaOH ऑन हैलो एसिड्स, बेसिकली हैलो एसिड्स वही, अगर अल्फ़ा हुआ, बीटा हुआ या गामा हुआ, बीटा के लिख रहे हैं, अल्फ़ा बीटा हैलो एसिड्स, और यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास इधर पे कोई लेट्स से Br है, ठीक है,
ये अल्फ़ा पे है और तुमने इसे OH माइनस मतलब NaOH से ट्रीट किया हुआ है, ठीक। NaOH से ट्रीट करोगे तो क्या आएगा, इधर से ये निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा कि ये Br जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो यहाँ 2 नहीं आएंगे, यहाँ पे आएगा CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O माइनस रह जाएगा। बेसिकली इट विल बिकम अ सॉल्ट, ठीक है, इट विल बिकम अ सॉल्ट। तो ये सॉल्ट बन जाता है, यहाँ पे रिप्लेस हो गया, ठीक। इधर पे जो ये वाला केस था जिसमें हमने हीट किया था, इधर मान लो Br लगा है, तो व्हाट हैपन्स इज बेसिकली कि एक सेकंड रुको, ये इधर जाता है, ये इधर निकला तो निकलेगा तो ये इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक किया नहीं, कट बीटा है ना, हाँ। तो हाँ, इसमें क्या होगा, बीटा हेलो एसिड है, तो बीटा हेलो एसिड में अगर मान लो हमारे पास OH माइनस है, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन पे है तो ये भाई साहब इसको लेके निकल जाते हैं। अगर ये एक बारी निकला तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर -Br माइनस, देखो OH माइनस तो क्या लेके इसको लेके निकल गया, तो यहाँ से H2O भी निकल गया और साथ में Br माइनस भी निकल गया, तो यहाँ पर यही प्रोडक्ट आता है। इनफैक्ट वी शुड नॉट पुट इट लाइक दिस, वी शुड पुट इट लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विल हैपन, यहाँ से H तो जाएगा ही, मैं इसको वैसे नहीं दिखा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, बट तुम्हें पता है एसिड है और कोई स्ट्रॉन्ग बेस उससे रिएक्ट करेगा तो H को तो लेके जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ होती है, इस हाइड्रोजन को भी निकालता है और इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये Br निकल जाएगा। बेसिकली एक Br इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, या कोई भी हैलोजन अगर होता तो इट वुड हैव बीन अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाता, ठीक। इस वाले में अगर तुम देखो, इसमें यह है Br, ठीक। तो तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, अगर इसको OH माइनस से ट्रीट करें तो सबसे पहले ये इसको लेके भागेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लेके भागेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, CH3 ऐसे करके ये समझो कि इधर पे C डबल बॉन्ड O आएगा और O माइनस रहेगा और इधर पे Br हो गया। तो ये क्या है, दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, दिस कैन अटैक ऑन दिस, और ये Br जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा एंड वी विल गेट अगेन द सेम प्रोडक्ट दैट वी गॉट द लास्ट टाइम अराउंड। ये जो पहले मिला था ना हमें पिछले वाले केस में, प्रोडक्ट वही मिलेगा लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। गॉट इट? तो ये तुम्हें याद रखना ज़रूरी है। गॉट इट? चलो जी, अब बात करते हैं मिथेनोइक एसिड की। मिथेनोइक एसिड थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और उसका रीज़न भी है ना, क्योंकि उसमें एसिड और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ही हैं, इसलिए उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि वो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट जो है, फेलिंग सोल्यूशन जो है, उन दोनों के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। और मिथेनोइक एसिड के अलावा और कोई एसिड नहीं करता, लेकिन ये उन दोनों के साथ में रहता है। इट बिहेव्स लाइक एल्डिहाइड एज वेल, ठीक। एंड देन अगेन इट गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद HgCl2, ठीक। वो भी मतलब एक तरीके से इनकी ही प्रॉपर्टी है, या किसी एसिड की प्रॉपर्टी और किसी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम इसके बारे में लिखा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। abnormal behavior of HCOOH, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखने लायक है वो यही है कि भाई अगर तुम इसका बनाते हो स्ट्रक्चर तो कैसा आएगा। तो अगर तुम देख रहे हो दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, ये एसिडिक पार्ट है, ठीक है। और अगर तुम ये वाला पार्ट देखो, ये एल्डिहाइड या कार्बोनाइल का पार्ट है ना। तो ये इट कैन बिहेव लाइक बोथ ऑफ देम। तो लिखो इसमें सिंस मिथेनोइक एसिड कंटेन्स
since methanoic acid contains both aldehyde as well as carboxylic acid group, since methanoic acid contains aldehyde as well as carboxylic acid group, it behaves somewhat like both, दोनों के जैसे थोड़ा थोड़ा बिहेवियर देता है, ठीक है। सेकंड, प्रिपरेशन अगर हम तुम इसकी देखो, प्रिपरेशन कैसे होगी भाई, प्रेप के दो तरीके हैं। फर्स्ट, एक सेकेंड रुको, फर्स्ट तरीका क्या हुआ इसका, कहाँ गया, फर्स्ट इज अगर तुम CO गैस को बबल करते हो एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH में एट 6 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा, जैसे CO प्लस NaOH प्लस H2O, तो इट गिव्स व्हाट, HCOONA, ठीक है ना, HCOONA। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, HCOONA, जिसको अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो तो अच्छा ही है, तो यहाँ पे HCOOH मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो तुम लिखना चाहते हो तो लिखो फर्स्ट प्रेपरेशन में फ्रॉम CO एंड NaOH, फ्रॉम CO एंड NaOH, ठीक है। इसमें लिखो ऑन पासिंग CO through an aqueous solution of, on passing CO through an aqueous solution of NaOH at 200 degrees Celsius, solution of NaOH at 200 degrees Celsius under 6 to 10 atmosphere, under 6 to 10 atmosphere, methanoic या सोडियम मेथनोएट इज फॉर्म्ड, सोडियम मेथनोएट इज फॉर्म्ड, ठीक है, which on acidic hydrolysis gives methanoic acid, which on acidic hydrolysis gives methanoic acid। दूसरा होता है from ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को अगर तुम ग्लाइसरॉल से ट्रीट करो, जिसको ग्लिसरीन बोलते हैं घर पे, ठीक है, तो ये तुम्हें सीधे HCOH प्लस CO2 देता है, ठीक है। तो इसमें लिख लो फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड, सेकेंड जो तरीका है, फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सैलिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरॉल, on decarboxylation in the presence of glycerol gives HCOH and CO2, ठीक है, ये ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, इसके जो रिएक्शंस हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ देता है, तो लिखो इसमें फॉर्मिक एसिड गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शंस, फॉर्मिक एसिड गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट जो टॉलेंस और टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सोल्यूशन, तो लिखो फॉर्मिक एसिड बिहेव्स, या रिएक्शन ऐसे करके हेडिंग डालो, रिएक्शन विद फॉर्मिक एसिड एंड रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। इसके साथ में लिखो formic acid behaves as a reducing agent, formic acid behaves as a reducing agent and reduces both tolerance reagent and Fehling solution, tolerance reagent and Fehling solution, ठीक है। other acids fail to do so, जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें ग्रीन से करते हैं, रुको, जैसे अगर तुम्हारे पास HCOOH है तो क्या करेंगे, इसको Ag2O के साथ ट्रीट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, CO2 प्लस H2O प्लस 2Ag। जो 2Ag होता है ना, ये सिल्वर मिरर बना लेता है, तो इसलिए बोलते हैं कि फॉर्मिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जो कि यूजुअली एल्डिहाइड्स को देना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो इसको मैं फेलिंग सोल्यूशन से करवाता हूँ,
तो फेलिंग सोल्यूशन में ये रिएक्शन होगी, तो क्या आएगा यहाँ पर, वही CO2 प्लस H2O प्लस Cu। यहाँ पर तो सिल्वर मिरर था, यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट आएगा। तो लिख लो इसमें, इनको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद HgCl2, रिएक्शन विद HgCl2, अगेन वही है कि ये रिड्यूस हो जाएगा, है ना। लिखो सॉरी रिड्यूस कर देगा, नॉट हो जाएगा। देखो फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस HgCl2, फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस HgCl2 to Hg2Cl2, फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस HgCl2 to Hg2 which comes out as a white precipitate, that this on heating gives mercury, gray precipitate of mercury, which on heating gives gray precipitate of mercury। अगर तुम देखो इसमें CO2 और H, ये तो ये दो चीज़ें और मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रिएक्शंस हो गई, और ये इतना अगर तुम्हें याद रह जाए काफ़ी है, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में ये रिड्यूस हो रहा, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट इज़ बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द डेरिवेटिव्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक ही चेन में दो, जैसे यहाँ पे देखो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है ना, तो इसके बारे में, इन सब के बारे में। ठीक है, तो इसमें लिखो those acids that contain two COH groups in the chain are called dicarboxylic acid, ठीक है, पिमैनिक। ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं सारे के सारे लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो COOH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। एक दूसरा होता है नेक्स्ट इज दिस, ये होता है मेलोनिक एसिड। ये हमने अभी देखा भी था थोड़ी देर किसी पिछले लेक्चर में। यहाँ पर CH2 मैं ट्वाइस करके लिख रहा हूँ, समझ गए ना, इसमें दो CH2 हैं बीच में, तो तुम देख रहे हो कि एक एक CH2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड, ठीक। देन दिस सॉरी CH2 होल थ्राइस COOH, सक्सीनिक, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो ये पांच नहीं, हाँ पांच ही हैं जो एसिड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। ये इनसे नाम से याद रख सकते हो। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पिमैलिक एसिड, आई थिंक। अगर ये बाय चांस गलत हुआ तो करेक्ट कर लेना बेटा, मेरे को थोड़ा ये नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट अगेन
तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 6 हैं और यहाँ 7 हैं। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें 0 थे, क्या जो बीच में CH2 ग्रुप है वो 0 थे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 5। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है याद रखना। ठीक, तो इसमें लिखो इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये बनते कैसे हैं सब पे हमें वो नहीं है, इसकी कुछ एक रिएक्शन हम देख लेंगे कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। तो उसमें इसमें ये जो दोनों हैं इनका एक अलग वो होता है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, ये होगा 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डाइओइक एसिड कह सकते हो। ठीक है, डाइओइक एसिड, मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन क्या है। तो ये 1,3 हो जाएगा, ये 1,4 है, ठीक है, ये 1,5 है, ये 1,6 है और ये 1,7 है। तो इनका बिहेवियर अलग होता है, इनका बिहेवियर अलग होता है और इनका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ चीज़ें लिख लो। सबसे पहले तो ये लिखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, ऑल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस सॉलिड्स, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सारे के सारे जितने भी एसिड्स हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, पहली चीज़। सेकेंड लिखो, मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर द सेम एज दोज ऑफ या रिजेंबल दोज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जैसी ही होंगी। तीसरा कि अगर तुम सिमिलर वेट वाले दो एसिड्स को कंपेयर करो, एक मोनोकार्बोक्सिलिक और एक डाइकार्बोक्सिलिक, तो डाइकार्बोक्सिलिक में 2 COH है, इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होगा ही होगा। तो लिखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक दैन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ कंपेरेबल मास। तो ये एक्शन ऑफ हीट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्शन ऑफ हीट में 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया। ये जो दोनों के दोनों हैं, यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम इसे हीट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें हमेशा एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, विच इज़ जैसे इस केस में HCOH होगा प्लस CO2। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, CH3COOH, CH3COH प्लस CO2, है ना। तो इसमें हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर एक ही कार्बन से जुड़े हुए 2 COH ग्रुप हुए तो दे विल ऑलवेज डीकार्बोक्सिलेट ऑन हीटिंग। इस पॉइंट को भी लिख लो इसमें, है ना। 2 COH ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन, 2 carboxylic groups attached to the same carbon decarboxylate, one of them decarboxylates on heating, ठीक है जी। अच्छा, अब ब्लॉन्क का रूल है। ब्लॉन्क का रूल क्या है कि अगर 1,4 या 1,5 हुआ तो अगर तुम इनको हीट करोगे तो तुम्हें हमेशा एसिड एनहाइड्राइड्स मिलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, और अगर तुम इनकी बात करो तो इसमें अगर तुम हीट करोगे तो तुम्हें साइक्लिक कीटोन्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या मिलेगा मुझे, इसमें 4 कार्बन है ना, कोई कार्बन लूज नहीं होगा, तो 1-2 कार्बन, इस पे ये डबल बॉन्ड, इस पे ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर, तो इधर -H2O हो जाता है, ये मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी कहाँ गया, इस वाले की, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हम सीधे सीधे ऐसे तो 1,4,1,5 में हमेशा तुम्हें एसिडिक एनहाइड्राइड मिलेगा। और दिस इज कॉल्ड ब्लॉन्क्स रूल। ब्लॉन्ग, फ्रेंच लोग ब्लॉन्ग करते रहते हैं, ब्लॉन्क है, ठीक है। और 1 2 6 ये हो गए, ये 7 हो गए। तो यहाँ पर तुम्हें कीटोन्स मिलते हैं, ठीक है। कीटोन्स कैसे आएंगे, देखो यहाँ पर तुम्हारे 6 कार्बन का
एक सेकेंड रुको, 1 2 3 4 5 6, इसमें से CO2 निकला, ठीक है जी, और H2O भी निकल गया। तो यहाँ पर 5 वाला तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन वो आएगा, और यहाँ पर 6 वाला ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट, ठीक है। तो लिखो based on Blanc's rule 1415 dioic acids, based on Blanc's rule 1415 dioic acids give acid anhydrides and 1617 give cyclic ketones, ठीक है। तो तुम देखो ना, मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम पूछो कि सर इनके साथ ऐसा क्यों और इनके साथ ऐसा क्यों, देखो स्टेबल स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स मिल रहे हैं, है ना, 5 और 6 रिंग वाले जो होते हैं स्टेबल रिंग्स होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि अगर तुम मान लो ये वाला प्रोडक्ट, सॉरी नहीं, इस वाले में से ये बनाना शुरू करो, तो यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन तो ऑलरेडी है, और तुम बीच में एक O डाल दोगे तो 7 का रिंग हो जाएगा, यहाँ 8 का रिंग हो जाएगा, विच आर नॉट स्टेबल, ठीक है। तो ये इस वजह से वहाँ नहीं जाएंगे। और अगर तुम यहाँ से ये बनाने की कोशिश करो तो देखो इसमें CO2 निकाल दो, H2O निकाल दो, तो कितने हो गए, 1 2 3। तो अगर यहाँ पे देखो तुम यहाँ से ये बनाना चाहो तो ये बनेगा भाई, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे। तो ये तुम ये लाइक यू वुड वांट टू अवॉइड दिस, गॉट इट, ठीक है। चलो अब डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं, डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ अपने को सोचने करने के लिए है नहीं, है ना, ये इन्फॉर्मेशन है बेसिक, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो इसके ऊपर, है ना, कि ये भाई इसको हीट किया तो क्या मिलेगा। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा हीट करने पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो तुम सही प्रोडक्ट कभी बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो बेसिकली क्या है, RC≡OH, ठीक है ना। इसको क्या किया, इसको तुमने हटा दिया और रिप्लेस कर दिया किससे, किसी L ग्रुप से, है ना, ऐसे करके। तो इन जनरल अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हो गए। बनते कैसे हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा। आई विल बी मच मोर कंसर्न विद दी रिएक्शंस, इंडिविजुअल रिएक्शंस दैट दे गिव, ठीक है। और उसमें से कई सारी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसे RCOL, ये L इज़ द ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप क्या है, अगर L इज़ Cl तो एसिड क्लोराइड, ठीक है। और अगर ये O एन हाइड्राइड, और अगर ये तो ये एस्टर होगा, और अगर ये NH2 की जगह मैं NR2 लिख रहा हूँ, R'2 लिख लो, समझ लो, तो ये अमाइड्स हो गए, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। चलो अब हम बात करेंगे, ये तो 4 हो गए, तो हमें पता है कि भाई 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स एंड एसिड अमाइड्स, ठीक है। अब इनका नॉमेनक्लेचर पहले देख लेते हैं, और देन वी विल लुक एट दी देयर रिएक्टिविटी एंड देन देयर रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें देखो, लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, ठीक है।
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर पे क्या है यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट इज एस्टर। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें क्या होता है, इसको एल्काइल ग्रुप के जैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये होता है एल्केनोएट। ठीक है, तो एक जेनरिक जो आएगा वो आएगा एल्काइल एल्केनोएट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका एक्चुअली में नाम होगा मिथाइल एथनोएट। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा कि भाई EM से पहले आता है तो इथनोएट पहले लिख लो, ऐसा नहीं, ये पर्टिकुलर चीज़ फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो उसमें लिखो एस्टर्स आर नेम्ड इन द फॉलोइंग वे। एस्टर्स आर नेम्ड इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज the first word of the name is the stem name of the stem name of the alkyl group attached to O। alkyl group attached to O, कहीं पे इसे मिथॉक्सी मिथनोएट करके भी लिखा जाता है ना, तो उसको भूल जाओ। इससे जुड़े हुए जो एल्काइल ग्रुप है, पहला अक्षर जो पहला वर्ड जो आएगा वो उससे आएगा। ठीक है, अटैच टू O। सेकेंड लिखना, द सेकेंड वर्ड is the name of the parent acid। second word is name of the parent acid where OIC is replaced by O8 या IC is replaced by 8। जैसे अगर तुम इसको H बना दो फॉर द टाइम बीइंग, अगर मैं बोलूँ कि इसका पेरेंट एसिड कौन सा है तो तुम कहोगे यही तो कहोगे। ये क्या है, इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक, ऐसे यही तो है ना इथेनोइक एसिड। तो तुम देखो इसमें 8 है और इसमें इक है, तो बस इक को हटाओ और 8 लगाओ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। द सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ द पेरेंट एसिड विद इक रिप्लेस्ड बाय 8, विद इक एसिड रिप्लेस्ड बाय 8, नॉट इक एसिड रिप्लेस्ड बाय 8, क्योंकि इक के बाद एसिड भी होता है। यहाँ पे सिर्फ O8 एसिड नहीं होता, O8 मतलब यहाँ पे O8 एसिड नहीं आता, सिर्फ O8 आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दिस नॉमेनक्लेचर अप्लाइज फॉर बोथ कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। चाहे कॉमन नेम ले लो चाहे IUPAC नेम ले लो, दोनों में ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक और देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस वाले को देखो, या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो अगर तुम इसमें देखो या इस वाले में देखो तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इथाइल, और ये क्या है, प्रोपेनोएट। ठीक है, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, है ना। क्लियर होगी बात, तो ये हो गया। इसमें लिखो, अगर मान लो तुम्हें एसिड्स के सॉल्ट्स की बात करनी है, जैसे मान लो तुम्हें इसका सॉल्ट बनाना है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, CH3 COO O- Na+। ये सॉल्ट होता है कि नहीं होता, हाँ है ना। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट है तो आया किससे है, इथेनोइक एसिड से ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें जो कैटायन होता है उसका नाम लिखते हैं, विच इज़ सोडियम, और ये जो इथेनोइक एसिड है अगेन इक एसिड को रिप्लेस कर देते हैं 8 से, तो यहाँ आएगा इथेनोएट। तो जो तुम्हारे एस्टर्स में है ना, वैसी सिमिलैरिटी इनके सॉल्ट्स के नेमिंग में भी है। तुम अगर इनमें से जैसे इसकी बात है तो इथेनोएट हो गया, सॉरी ये प्रोपेनोएट हो गया, ये सोडियम प्रोपेनोएट बन जाता है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें लिख लो, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड
are named as follows. First, cation is written first, मतलब फर्स्ट पॉइंट लिखना, उसमें लिखना cation is written first. सेकेंड में लिखना it is followed by the name of the parent acid. It is followed by the name of the parent acid with ic acid replaced by 8. ठीक है जी. चलो अब इसकी बात कर लेते हैं. जो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं, साइक्लिक एस्टर्स को लैक्टोन्स कहते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैक्टोन. ठीक है, तो ये ऑक्सा साइक्लो एल्केनोएट नहीं, साइक्लो एल्केनोन आएगा, साइक्लो एल्केनोन. ठीक है, तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है ऑक्सा साइक्लो, ये पेंटानोन आएगा क्योंकि कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 पेंटानोन. ठीक है ना, तो इसमें लिख लो साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड साइक्लिक साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टोन्स. LACTONES. ठीक है, द IUPAC सिस्टम नेम्स दीज कंपाउंड्स एज ऑक्सासाइक्लोएल्केनोन. और इसमें बहुत बढ़िया खूबी है. देखो भाई, ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला कार्बन, दिस विल बी नेम्ड फर्स्ट. अब सेकंड कहाँ आएगा, ये आएगा या ये आएगा, तो सेकंड इसको आता है हमेशा. तो अगर कोई इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो तो भी हम उसको बता सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर मान लो ये है, सिमिलरली बोल रहा हूँ, ये हो गया, और अगर मान लो ये है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये है ऑक्सा साइक्लो हेक्सानोन. ठीक है, ऑक्सा साइक्लो हेक्सानोन. ठीक, नेक्स्ट ये वाला है कि अगर एस्टर जो है तुम्हारे किसी साइक्लिक सिस्टम से जुड़ा हुआ तो लिखो एस्टर्स. ये एक नया नेक्स्ट हुआ है, एस्टर्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एस्टर्स in which carbonyl group of esters is attached to a cyclic system can be named as alkyl cycloalkyl methanoate. इस तरीके से कह सकते हैं हम इसको, एल्काइल साइक्लो एल्काइल मेथनोएट. ये एल्काइल साइक्लो एल्काइल कैसे है देखो, एग्जाम्पल चलो ये देखते हैं. ये हो गया, और लेट्स से हमारे पास है ये. तो सबसे पहले तो ये नाम आएगा. ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, इथाइल. ठीक है, फिर आएगा साइक्लो, ये क्या है, 6 का रिंग है तो मतलब साइक्लोहेक्साइल. और ये क्या है, अब इसकी बारी है, ये तुम्हारा मेथनोइक एसिड से आता है तो इसलिए मेथनोएट. ठीक है ना, क्लियर होगी बात. इसके अलावा तुम चाहो तो इसको भी नेम कर सकते हो. ये क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया, साइक्लोपेंटाइल हो गया, मेथनोएट. ठीक है, लिख लेना इसके नाम को. ये तुम्हारे एस्टर्स के नाम नेमिंग हो गई. एनहाइड्राइड की नेमिंग की बात करते हैं. ठीक है, एनहाइड्राइड की नेमिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सी ही है. ठीक है,
एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है जी। अगर इसमें दो केसेस आएंगे इसमें, मतलब ना इसको ये समझो ऐसा कुछ होता है ना, जैसे ये अगर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ क्या है, ये दोनों सिमेट्रिकल है। तो एक तो होता है, सॉरी, ए होता है सिमेट्रिकल वाला और एक हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। इसमें अगर तुम देखो ध्यान से, CH3COOCH, इसमें दोनों के दोनों सेम है। इसका पेरेंट एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसको बस कह देते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि किससे आया? इथेनोइक एसिड से। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा कुछ होता, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, मान लो ये होता, तो इधर क्या है? यहाँ पे मिथेनोइक एसिड है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड है। तो इसका मतलब ये इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड के कंडेंसेशन से बना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, बस इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान देना है कि जो भी दो ग्रुप्स या जो भी दो पेरेंट एसिड्स हैं, उनका नाम ऐसा नहीं होगा कि जिसके ज़्यादा कार्बन है वो पहले लिखा जाएगा, जिसका अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा हो वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसको, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स आर नेम्ड बाय, इसके लिए लिखना पहले, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द पेरेंट एसिड नेम, by using the parent acid name and replacing the acid with anhydride। तो ये क्या था? इथेनोइक एसिड से बना, तो इथेनोइक एसिड की जगह एनहाइड्राइड कर दिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो भाई, मिक्स एनहाइड्राइड्स आर नेम्ड बाय stating names of both the parent acids, by stating the names of both the parent acids followed by anhydride, तुम्हें इसका एग्जाम्पल मिल गया। अब थर्ड इज nomenclature of acid chlorides। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स में एक एक करके चीज़ें देखते हैं। इसमें वैसे कुछ नहीं होता। एसिड क्लोराइड में तुम्हारा जो एसिड होता है, पेरेंट एसिड, जिससे तुम्हारा एसिड क्लोराइड बना है, तुम बस उसको क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव दिस। ठीक है, इससे अगर तुम ये बनाते हो, ठीक है, तो ये क्या बनता है? दिस इज इथेनो एसिड, ये क्या होगा? इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो एक एसिड को माइनस करो, माइनस एक एसिड, और प्लस कर दो ऑयल भी नहीं, YL, वो तो ऑलरेडी है ना, YL क्लोराइड। ठीक है, तो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, बस इतना ही करना है, ये बेसिक है। मतलब ऐसा नहीं कि यही केस है, बहुत सारे और भी केसेस आएंगे, लेकिन बेसिक यही है। तो लिखो, एसिड क्लोराइड्स आर नेम्ड बाय stating the name of the acid या parent acid with एक acid replaced by
आइल क्लोराइड, विद इक एसिड रिप्लेस बाय आइल क्लोराइड। तो इन जनरल इसका जो नाम होगा दैट विल बी एल्केनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें कोई एग्जांपल है हमारे पास? बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लो अगर मैं बात करते तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी, CH3 CH2 COCl, इसको तुम नेम करो। मैं एक और लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। लेट से हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस वाले में तो कोई नंबरिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे 1 2 3 है। तो ये क्या हो गया? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसकी अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। तो 1 2 3 4, सेकंड पे क्या है? तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अगर कभी डाउट हो तो इस Cl को ना OH से रिप्लेस कर देना, और तुम जैसे नेमिंग एसिड की करोगे वैसे ही इसकी कर देनी है। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगर कभी COCl किसी साइक्लिक रिंग के साथ जुड़ा हो तो लिखो when an acid chloride group is attached to a cyclic system, ठीक है, जैसे this, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ठीक, तो इसको नाम लिखते हैं हम साइक्लोएल्काइल मिथेनॉइल क्लोराइड। साइक्लोएल्काइल मिथेनॉइल क्लोराइड, साइक्लोएल्काइल मिथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो लिखो इसको। इस वाले का नाम लिखोगे तो क्या आएगा? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, इसके एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग भी होती है, वो भी बता रहा हूँ। अगर मान लो इसी का केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग का क्या सीन होता है कि इट इज़ नॉट इवन कॉमन नेम तो का तो कोई साइंटिफिक बेस नहीं है ना। जैसे किसी के बच्चे को चुन्नू बुलाया तो किसी दूसरे ने अपने बच्चे को चुन्नू बुला लिया, तो इट्स लाइक द नेम हैज़ नथिंग टू डू विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। ठीक, बस नाम है तो नाम है ना। ये कॉमन नेम का फंडा है। IUPAC नेमिंग में क्या है कि हम एक पर्टिकुलर रूल, सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो फॉलो करते हैं और तब नाम निकल के आता है। उस नाम को देख के तुम उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, और स्ट्रक्चर को देख के हम काफ़ी हद तक उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं, है ना। तो नाम का कितना लेना देना है प्रॉपर्टीज़ के साथ वो यहाँ पे दिख रहा है। इनफैक्ट बहुत मज़े की बात है कि पहले जो नाम होते थे ना भारत में, या इनफैक्ट जो एंशिएंट कल्चर्स थे बिफोर द मॉडर्न रिलीजन केम इनटू बीइंग, उस वक्त नाम ना इसी तरीके से दिए जाते थे, है ना। जैसे आज भी अगर तुम देखो कोई साउथ अमेरिकन या फिर जो रेड इंडियंस की मूवीज़ होती हैं, अंग्रेज़ों की मूवीज़ है ना जिसमें रेड इंडियंस होते हैं, तो उसमें लोगों के नाम जो थे ना वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस मूवी कॉल्ड डांसेस विद वुल्व्स, है ना। डांसेस विद वुल्व्स में क्या है कि एक अमेरिकन कोई बंदा था, ठीक है, वो बहुत पहले की बात है कि जब अमेरिका पे कब्ज़ा हो रहा था, उस वक्त वो बंदा जाता है और वो एक पोस्ट संभालता है। उस पोस्ट पे कोई होता नहीं है, जितने लोग थे वो सब मार दिए जाते हैं बाय द रेड इंडियंस एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो होता क्या है कि वो अकेला रहता है, वहाँ पर एक वुल्फ रहता है जो कि कभी कभी उधर आ जाता था उसके पास में, एंड ही यूज्ड टू फीड हिम समथिंग कि भाई तू खा ले कुछ। तो व्हाट हैपेंड वन नाइट कि उसने काफ़ी सारा कुछ ऐसी आग वाग लगाई, एंड ही वाज जस्ट डांसिंग अराउंड दैट
बॉनफायर के, और वो जो वुल्फ था वो भी उसके साथ में ऐसे ही खड़ा हुआ था, लाइक वॉचिंग इट। तो somebody saw him and renamed him as Dances with Wolves, ठीक है। तो वो बेसिस थे मतलब ना हमारे नामों के, जैसे आशीष या मनीष या कोई भी नाम होगा, वो उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस था कि हाँ भाई ये क्यों इसका नाम ऐसा रखा जा रहा है ना। इवन द वर्ड्स, इवन द अल्फ़ाबेट्स हैड साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। तो कभी उस पर भी एक थोड़ा लेक्चर देंगे, या फिर एटलीस्ट आई कैन सजेस्ट यू सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब की, तुम उनको देख सकते हो, ठीक है। दे आर नॉट माइंड सो फार, बट हो सकता है किसी और टाइम पे अपन बनाएं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस हैज़ अ साइंटिफिक बेसिस। तो ऐसे ही एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग होती है जो कि थोड़े से IUPAC से ज़्यादा आसान होता है याद रखना उनको, तो उनकी बात हम करते हैं। जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग ऑफ दिस ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल था ना, ये इसका नाम क्या रखा था हमने, साइक्लोहेक्साइल। तो इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या कहता है, इसको साइक्लोहेक्सेन ट्रीट करता है और इसको मिथेनॉइल क्लोराइड। तो साइक्लोहेक्साइल की जगह क्या जाएगा यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। ये तुम्हारा नाम होगा, सॉरी नॉट मिथेनॉइल, कार्बोनाइल क्लोराइड, मैं भी गलती कर रहा हूँ। कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है। मिथेनॉइल नहीं, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, तो ये तुम देखोगे ये कहीं कहीं पे ऐसे लिखा हुआ भी पाया जाएगा, और ये तुम्हारी IUPAC नेमिंग नहीं है, इसको बोलते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग, और ये कहीं कहीं दिखती है। इनफैक्ट ये IUPAC से ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। तो नाम भी पता होने चाहिए, हालांकि अगर तुम्हें नहीं भी याद है स्कूल के लिए या बाकी उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है जी। चलो अब नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड्स की बात करते हैं। एसिड अमाइड्स, तो अमाइड्स का सीधा सीधा फंडा है, दे आर नेम्ड सिमिलर टू एसिड्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस जब सेकेंडरी या टर्शरी अमाइड्स बनते हैं तब। देखो बताते हैं तुमको व्हाट आई मीन बाय दिस। जैसे यहाँ पर प्राइमरी की बात करेंगे, अमाइड्स, सबसे पहले प्राइमरी अमाइड्स होते कैसे हैं वो देख लो। प्राइमरी अमाइड्स कुछ इस तरीके के होंगे, इसके जो दोनों H हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, ठीक। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 CO कह रहा हूँ CONH2, या ऐसे समझ लो इसको, तो तुम इसको देखोगे इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, कहाँ से निकला है ये, CH3 COOH से, है ना। तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया इथेन अमाइड, ठीक है। तो ओइक एसिड को हटाओ और उसकी जगह अमाइड लगा दो तो इथेनमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो अमाइड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अमाइड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन। अगर एक भी नहीं है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, अगर एक अटैच्ड है इसके साथ में, है ना, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, अगर एक और है H को हटा के कुछ R डैश आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज सेकेंडरी एल्काइल सेकेंडरी अमाइड, और अगर एक और H रिप्लेस हो कोई R डबल डैश लग जाए तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज टर्शरी एल्काइल अमाइड, अमाइड्स, है ना। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं, सेकेंडरी, और ये टर्शरी, ठीक है। हालांकि जो अभी इस पर्टिकुलर उसमें बात कर रहे थे हम वो प्राइमरी की थी, बट तीनों ही हो सकते हैं, ठीक है।
ओके, प्राइमरी एमाइड्स में देखो, इसकी नेमिंग के बारे में लिख रहा, प्राइमरी एमाइड्स की नेमिंग के देखो, प्राइमरी अमाइड्स आर नेम्ड बाय यूजिंग, प्राइमरी अमाइड्स आर नेम्ड बाय यूजिंग द एसिड नेम, नेम्ड बाय यूजिंग द एसिड नेम कॉमा रिप्लेसिंग ओइक एसिड विद अमाइड। ठीक है, एसिड नेम को रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेसिंग ओइक एसिड विद अमाइड, ये चीज़ मैंने बोली। ठीक है, जनरली इसका जो नाम होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, एल्केन अमाइड या फिर एल्कीन अमाइड या एल्काइन अमाइड, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से हमारे पास ये है CH3 CH CH2 CONH2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, इस वाले में अगर देखो यहाँ पर जो जैसे ओइक, अगर तुम्हें नहीं आ रहा समझ में क्या करना है, NH2 को रिप्लेस कर दो OH से और फिर नेम करो, और जहाँ पर ओइक एसिड लिखते थे वहाँ पर अमाइड कर देना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4, यहाँ से शुरू होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 यहाँ आ सकता है कहीं पे भी, 4 हमने यहाँ ले लिया, तो क्या है, 3 पे मिथाइल है, सबसे पहले तो उसका सब्स्टिट्यूएंट आ गया 3 मिथाइल। मान लो यहाँ पे OH है अभी, तो मैं क्या लिखता, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड लिखता, तो अब मैं इसको इंस्टेड ऑफ दैट लिखूंगा ब्यूटेन अमाइड। ठीक है, इसकी बात करो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पेंट 3 इन अमाइड। ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट, गॉट इट। नाउ लिखो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड्स। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड में ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें हमें देखना है कि N से जुड़े हुए ग्रुप्स कौन से हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, और सबसे पहले लिखे भी वही जाएंगे, पहली चीज़। और साथ में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, वो N से जुड़े हुए हैं, तो हम उनके आगे N लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, है ना, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड्स। ओके, एक मिनट, ये काफ़ी देर हो गई इसको। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज नेमिंग ना। B, दिस इज द फोर्थ वन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड। तो सेकेंडरी टर्शियरी में बता ही चुका हूँ। लेट से हमारे पास ऐसा कुछ है, CH3 CO CNH CH3, इसमें CH3 का मतलब जो N से जुड़ा हुआ ग्रुप है वो CH3 है, तो दैट इज़ मिथाइल। इतना आपको क्लियर है, और ये पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये N से जुड़ा है तो हम इसको लिखेंगे N मिथाइल, और N मिथाइल के बाद में ये जो है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दी जो अमाइड का दूसरा हिस्सा है, तो ये कार्बन है, तो कितने हो गए, 1 2, तो हो गए इथेन अमाइड। ठीक है, N मिथाइल इथेन अमाइड। तो लिखो इसमें, द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन, द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन आर नेम्ड, आर इंडिकेटेड फर्स्ट, नॉट नेम्ड, हाँ नेम्ड फर्स्ट, नॉट इंडिकेटेड, नहीं, नेम्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अमाइड, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अमाइड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लेना है इसमें,
to differentiate नहीं, to indicate that the alkyl groups are attached to nitrogen, to indicate that the alkyl groups are attached to nitrogen, capital N with a dash is written, capital N with a dash is written at the beginning of the alkyl group, at the beginning of the alkyl group. और जब भी लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा, तो उसको लिख लेना. कुछ एग्जांपल्स देते हैं तुमको. जैसे ये तो तुम्हारा ये हो गया CH3 CH NH CH2 CH3, ये तो तुम्हारा, मान लो ये आ जाए तुम्हारे पास ठीक है. तो इस वाले में क्या करोगे, इसमें तो क्या है इथाइल है. ठीक है, तो ये कहेगा N इथाइल एथेनोएट. ओ इथेनोएट क्यों बोल रहा, इथेनामाइड. ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो N आएगा ऐसे, N डाई मिथाइल इथेन अमाइड. ठीक है, अगर मान लो इसी में मैं कहता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड हो N, एक है CH3 और एक है CH2 CH3, तो यहाँ पे क्या होगा, N तो आएगा, लेकिन क्या है ये N मिथाइल, ये N इथाइल है, तो पहले इथाइल आएगा, N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइड. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. गॉट इट. चलो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो गए. हालांकि यहाँ पे मैंने सभी में इथेनोइड डाला, इथेनामाइड डाला. तुम इसके अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोपेनामाइड हो सकता है, ब्यूटेनामाइड हो सकता है. ठीक. अच्छा, साइक्लिक अमाइड्स के लिए देखते हैं. साइक्लिक अमाइड्स को लैक्टेंस कहा जाता है, लैक्टेंस. ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं एज आ साइक्लो एल्केन अमाइड. ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन एज आ साइक्लो एल्कानोन. ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एज आ साइक्लो एल्कानोन है. यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 हैं, तो हम इसको बोलेंगे एज आ साइक्लो साइल को क्यों लिख रहा हूँ, साइक्लो ब्यूटेनोन. ठीक है, ये ब्यूटेन की जैसे इसको ट्रीट कर दिया इसने. लेट से हमारे पास ये हमारे पास ये भाई साहब है एज आ साइक्लो हेक्सानोन. तो इनको लैक्टेंस कहा जाता है, लैक्टेंस. जैसे लैक्टोन्स था ना उसमें, किसमें, जो एस्टर्स थे, साइक्लिक एस्टर्स, इसको लैक्टेंस कहा जाता है. ठीक है, और लास्ट चीज़ एसिडमाइड, जिसमें अगर एसिडमाइड तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग के साथ में, तो हम उसको साइक्लोएल्केन कार्बोक्सामाइड बोलते हैं. ठीक है, साइक्लोएल्केन कार्बोक्सामाइड. जैसे लेट्स से यहाँ पर है हमारे पास ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, साइक्लोएल्केन मतलब साइक्लो हेक्सेन और कार्बोक्सामाइड. ठीक है, तो इसको लिख सकते हो तुम. ठीक, तो एसिड अमाइड इन विच, इसके लिख लो, एसिड अमाइड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द साइक्लिक सिस्टम. एसिड अमाइड इन विच carbonyl group is attached to the cyclic system can be named as
कैन बी नेम्ड एज साइक्लोएल्केन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। नॉमेनक्लेचर के बाद में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ दीज एसिड डेरिवेटिव्स एंड देन वी विल डिस्कस द इंडिविजुअल एसिड डेरिवेटिव्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।